नमस्कार साथियों, मैं सागर तिवारी और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे शुभम पांडे जी। उनसे भूखमरी यानी कि हंगर से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। दरअसल अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो FAO नाम की संस्था यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। उसमें कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं। जैसे उसमें बताया गया है कि 2019 में करीब करीब 690 मिलियन पीपल ऐसे थे जो अल्प पोषित यानी मोटी मोटा कहें तो भूखे रह गए थे। यानी कि 69 करोड़ लोग भूखे थे। 2018 में देखें तो 68 करोड़ लोग भूखे थे और 2019 में ये संख्या बढ़ गई। इसका मेन कारण ये कहा जा सकता है कि जो वैश्विक मंदी आई थी 2019 में, जो कि भारत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई थी। भारत में GDP ग्रोथ जो है वो 5%, 4% तक भी आ गया था और बहुत सारी संस्थाएं 3.5%, 3% तक भी आकलन कर लिए थे कि GDP भारत की यहाँ तक आ सकती है। तो उस समय जो बहुत सारे जो हंगर इंडेक्स है भारत उसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ गया था। जैसे 2019 में देखा जाए, 18 में देखा जाए तो 119 देशों की सूची में करीब 103 स्थान पर भारत की हंगर इंडेक्स आ गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात थी। ऐसे ही 2004 और 6 के बीच में देखा जाए तो भारत में कुपोषितों की जो संख्या है वो करीब करीब 25 करोड़ थी। लेकिन 2017 और 19 के बीच में देखा जाए तो कुपोषितों की संख्या करीब 19 करोड़ तक आ गई है, यानी कि 6 करोड़ संख्या घटी है। ये एक प्रशंसा की बात है। लेकिन 19 करोड़ लोग अब भी अगर भूखे हैं तो ये बहुत ही चिंता की भी बात है। इसके अलावा 2018 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में बताया गया था। भारत 2005-6 से लेकर के 2015-16 यानी 10 सालों के बीच में करीब करीब 27 करोड़ की संख्या ऐसी जो कि गरीब थे, उनको गरीबी रेखा से निकाल करके मुख्य धारा में लाने का बहुत अच्छा काम किया। ये प्रशंसा की बात है। लेकिन आज भी भारत में करोड़ों की संख्या में लोग गरीब हैं, 19 करोड़ लोग अभी भी भूखे हैं। तो भूखमरी की समस्या बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी विद्यमान है। 2015 में जो मीटिंग हुई थी उसमें SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाया गया था। बहुत सारे गोल्स उसमें बनाए गए थे जिसमें ये गोल बनाया गया था कि जो हंगर है वो 2030 तक बताया गया है, टारगेट बनाया गया है कि हंगर को काफ़ी मात्रा में कम कर दिया जाएगा, इरेडिकेट कर दिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये स्थिति बनी हुई है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 840 मिलियन यानी कि 84 करोड़ लोग ऐसे रहेंगे जो 2030 तक भूखे रह जाएंगे। तो ये भूखमरी के क्या क्या कारण हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। इसके बारे में शुभम पांडे जी विस्तार से बताएंगे, तो उनसे सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम पांडे और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ भुखमरी के विषय पे। जिस प्रकार से सागर भाई जी ने सभी आंकड़ों के द्वारा भुखमरी को संवेदनशीलता से लेते हुए चिंता व्यक्त की है, जो लाजमी है आज के परिप्रेक्ष्य में। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भुखमरी है क्या। भुखमरी से हमारा आशय है कि भोजन की अनुपलब्धता से है, कि अगर भोजन हमें कम उपलब्ध होगा या पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध होगा तो भुखमरी होगी। इसलिए भुखमरी से आशय भोजन की अनुपलब्धता से है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO प्रतिदिन 1800 से कम किलो कैलोरी ग्रहण करने वाले लोगों को भुखमरी का शिकार मानती है। कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1800 किलो कैलोरी से कम लेगा उसको उसका पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिससे उनका पोषण सही से हो चुके, जिन्हें उनकी शरीर मांगती है, उनकी शरीर की क्षमता है, उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनका सही से पोषण नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अब देखा जाए तो भुखमरी एक वैश्विक चुनौती है। यदि 2018-19 के जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस इंडेक्स में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत में सूचकांक जो जारी करता है ये इंडेक्स, तो उस सूचकांक में भारत 103वें रैंक स्थान पर है। बाकी इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया था। यद्यपि वैश्विक खाद्य उत्पादन इतना है कि सबको आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, तब भी भुखमरी एक भारत में विशेष समस्या है। आइए इसके क्या कारण है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं हम सब मिलकर। गरीबी, पहला इसका चीज़ है गरीबी। इसका जो मुख्य कारण है कि भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, तो इसका मुख्य कारण सबसे है गरीबी। अनुमान है कि विश्व की संपूर्ण गरीबी आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है। कि जितना विश्व में
है गरीबी, उसका तीसरा हिस्सा भारत में रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। परंतु योजना आयोग वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष के दौरान गरीबी 37.2% घटकर 29.8% मतलब 29.8% तक आ गई है। गरीबी के कारण लोग सही मात्रा में कैलोरी नहीं ले पाते हैं और पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2016 के बीच रिकॉर्ड 27.10% लोग गरीबी से तो निकले हैं, लेकिन 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है निकालने की, लेकिन 37 करोड़ लोग आज भी, उनमें से उन्होंने 27.10 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, तब भी आज क्या कहते हैं 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। भारत में सबसे प्रमुख समस्याओं में एक बेरोजगारी भी है। साल 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर 47.1% थी, वहीं 2017 में यह 42% और 2018 में बढ़कर 55% थी। यानी 2019 में सबसे खराब दौर चल रहा है इसका रहा है, और 2020 में सबसे खराब दौर चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 29 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 42.8% मतलब 42.8% पहुँच गई है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना जैसे महामारी के चलते हुए करोड़ों लोग कोरोना जब चल रहा है तो इसमें करोड़ों लोग अपनी प्राइवेट सेक्टर्स में जो थे, गवर्नमेंट में भी हैं, जो उनका वेतन कुछ कम किया गया है, और जो प्राइवेट्स में भी हैं उनका अपनी प्राइवेट नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है कोरोना के चलते हुए, क्योंकि वहाँ पे उतना काम नहीं है, कहीं पे श्रमिकों की उतनी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे उनको वेतन नहीं मिल रहा था बहुत ज़रूरी था, तो उनका कार्य छूट गया है। तो इस लिहाज से भी बेरोजगारी तो एक समस्या है ही कि भुखमरी में कि आदमी के पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो अच्छे हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी महंगाई में वो अपना सही से पोषण कर पाएगा, सही चीज़ दूध ले पाएगा, कर पाएगा। ये सब सभी प्रोटीन मिनरल्स उसको लेना समझ, जो भाई 300 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, उसे में उसका पहनना रहना सहना और बाकी उसका खाना पीना और आना जाना हर चीज़, जब उसमें पूरा उनका पूरा वातावरण रहन सहन पूरा उसी में सम्मिलित है, तो कहाँ से व्यक्ति इस प्रकार से कर पाएगा। तो सबसे बड़ी इसलिए हमें लगता है कि बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी गरीबी दोनों बहुत बढ़िया तालमेल रखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी जब ज़्यादा रहेगी गरीबी भी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। और बाकी है जलवायु परिवर्तन। किसानों की समस्या। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भूक्षरण और सूखा पड़ने की पृथ्वी की 3/4 भाग क्षेत्र को गुणवत्ता कम हो गई है। मतलब पृथ्वी की जो 3/4 क्षेत्र हैं उसकी गुणवत्ता कम हो गई है, और जिससे कृषि उपज को नुकसान हो रहा है और होगा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक अनाज उत्पादन में काफ़ी कमी आ सकती है, जिससे हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ेगा अनाज की दिक्कत में। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि, जो भारत में सबसे अहम रोल अदा करता है। अभी तो प्रथम स्थान पर चीन चल रहा है, दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में 135 करोड़ की आबादी है, जबकि चाइना में 141 करोड़ की जनसंख्या है, उसको पार कर गई है। लेकिन भारत में देखा जाए तो अगर इसकी अमेरिका से तुलना की जाए तो अमेरिका में 35 करोड़ हैं लोग, जो इसका करीब चौथाई से भी कम है। और वहीं पे देखा जाए तो इसकी वहाँ की बल्कि अमेरिका की जो क्षेत्रफल है, यहाँ के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा है, और जनसंख्या यहाँ से 4 गुना कम है। और हमारे यहाँ जो जनसंख्या बहुत जगह स्किल्ड, जैसे चाइना वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड मतलब उनको स्किल कर दिया जाता है कि क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें उस क्षेत्र में स्किल्ड पहले से कर दिया जाता है।
तो इसलिए वहाँ पे सभी, और हमारे यहाँ अभी आपको हमने बताया ही कि ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी की क्या है, तो फिर बाकी सबकी तो दिक्कत ही हो सकती है ना। बाकी जब ऐसा हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी आ जाएगी भारत में। और सबसे ज़्यादा है कि सरकार जो अपनी नीतियाँ लागू करती हैं, किन नीतियों का संचालन कैसे हो रहा है, क्योंकि सभी ज़्यादातर योजनाएं सरकार द्वारा लागू होती हैं, संचालित होती हैं, तो इसमें भी बहुत तरीके से हम अपने अनुभव से, अपने लिहाजे से आपको बताते हैं कि जैसे गांव में प्रधान है, प्रधान से लेकर कोटेदार तक, जो जैसे अनाज का वितरण, हम भुखमरी पे बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा होता है कि जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो इसमें है कि सरकार ने बनाए हैं कि इनको खाद्य वितरण किया जाएगा राशन कार्ड के हिसाब से, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और उनको खाद्य वितरण किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो भी अपना मिलजुल करके बनवा लेते हैं, राशन कार्ड में नाम बढ़वा लेते हैं, या गरीबी नीचे बनवा लेते हैं। और जो लोग इसके सही से पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है, और अगर पात्र भी हैं तो कोटेदार की चोरी, जैसे कोटेदार ने बेच लिया कुछ और कह रहे हैं कि अभी नहीं, अगली बार मिलेगा, और बहुत लोगों के नाम ही नहीं हैं। तो बहुत सारे योजनाएं आवास वगैरह की निकल रही हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। इसलिए संचालन में बहुत तरीके की कमी आ जाती है। जैसे अब आपको एक उदाहरण बता दें कि समाज एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा एक आता है कि शिशु एवं महिला पोषण के लिए पंजी ली जाती है, तो उसको हमने देखा है कि कई जगह पर गायों को, पशुओं को खिलाया जाता है। मतलब जो चीज़ गुणवत्ता युक्त है, सरकार वहाँ पे वितरित कराने के लिए दे रही है, वो 150 से 200 रुपये बोरी बेच दी जाती है, बल्कि उसकी कीमत अगर खरीदी जाए तो बहुत महंगी रहती है। लेकिन सरकार ये अपना, जान लीजिए, जो उसके पास है बजट, उसमें से इसको समाज कल्याण के लिए देती है, भी इस तरह से अपना फ़ायदा देखते हुए उसे बेच दिया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जैसे राशन कार्ड वगैरह है जिनके आधार पे दिया जाता है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तो इन सबको ना कैंप लगाकर जितने लोग हैं, जैसे हैं, अब एक ज़िले में जिलाधिकारी होता है या उसके नीचे जो और व्यक्ति होते हैं प्रशासन में, तो उनको देखना चाहिए कि क्या कमी है, कहाँ क्या दिक्कत है, और कार्य हो भी रहा है, उनको कैंप लगा के सब कार्य करा देना चाहिए, जिससे बहुत दिक्कत ना आए इन सब क्षेत्रों में, हमारा मानना है। बाकी तो गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, जलवायु परिवर्तन हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, और भी ऐसे बहुत भुखमरी के कारण हैं जिन पे हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अब मुख्य चीज़ें जो हैं हमने आपको बताई कि क्या कारण है, कि सागर भाई ने पूछा तो उस पर हमने बताया। बाकी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं शुभम पांडे और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ भुखमरी के विषय पे। जिस प्रकार से सागर भाई जी ने सभी आंकड़ों के द्वारा भुखमरी को संवेदनशीलता से लेते हुए चिंता व्यक्त की है, जो लाजमी है आज के परिप्रेक्ष्य में। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भुखमरी है क्या। भुखमरी से हमारा आशय है कि भोजन की अनुपलब्धता से है, कि अगर भोजन हमें कम उपलब्ध होगा या पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध होगा तो भुखमरी होगी। इसलिए भुखमरी से आशय भोजन की अनुपलब्धता से है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO प्रतिदिन 1800 से कम किलो कैलोरी ग्रहण करने वाले लोगों को भुखमरी का शिकार मानती है। कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 1800 किलो कैलोरी से कम लेगा उसको उसका पोषण सही से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जिससे उनका पोषण सही से हो चुके, जिन्हें उनकी शरीर मांगती है, उनकी शरीर की क्षमता है, उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उनका सही से पोषण नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अब देखा जाए तो भुखमरी एक वैश्विक चुनौती है। यदि 2018-19 के जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर नज़र डालें तो पता चलता है कि भारत में भुखमरी की स्थिति क्या है। इस इंडेक्स में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत में सूचकांक जो जारी करता है ये इंडेक्स, तो उस सूचकांक में भारत 103वें रैंक स्थान पर है।
बाकी इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया था। यद्यपि वैश्विक खाद्य उत्पादन इतना है कि सबको आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है, तब भी भुखमरी एक भारत में विशेष समस्या है। आइए इसके क्या कारण है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं हम सब मिलकर। गरीबी, पहला इसका चीज़ है गरीबी। इसका जो मुख्य कारण है कि भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, तो इसका मुख्य कारण सबसे है गरीबी। अनुमान है कि विश्व की संपूर्ण गरीबी आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है, कि जितना विश्व में है गरीबी उसका तीसरा हिस्सा भारत में रहती है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है, परंतु योजना आयोग वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष के दौरान गरीबी 37.2% घटकर 29.8% मतलब 29.8% तक आ गई है। गरीबी के कारण लोग सही मात्रा में कैलोरी नहीं ले पाते हैं और पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2006 से 2016 के बीच रिकॉर्ड 27.10% लोग गरीबी से तो निकले हैं, लेकिन 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। भारत सरकार प्रयास कर रही है निकालने की, लेकिन 37 करोड़ लोग आज भी, उनमें से उन्होंने 27.10 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है, तब भी आज क्या कहते हैं 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। भारत में सबसे प्रमुख समस्याओं में एक बेरोजगारी भी है। साल 2016 में उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की दर 47.1% थी, वहीं 2017 में यह 42% और 2018 में बढ़कर 55% थी। यानी 2019 में सबसे खराब दौर चल रहा है इसका रहा है, और 2020 में सबसे खराब दौर चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 20 से 29 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर 42.8% मतलब 42.8% पहुँच गई है, जो भारत के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना जैसे महामारी के चलते हुए करोड़ों लोग कोरोना जब चल रहा है तो इसमें करोड़ों लोग अपनी प्राइवेट सेक्टर्स में जो थे, गवर्नमेंट में भी हैं, जो उनका वेतन कुछ कम किया गया है, और जो प्राइवेट्स में भी हैं उनका अपनी प्राइवेट नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ा है, छोड़ना पड़ा है कोरोना के चलते हुए, क्योंकि वहाँ पे उतना काम नहीं है, कहीं पे श्रमिकों की उतनी ज़रूरत नहीं है, कहीं पे उनको वेतन नहीं मिल रहा था बहुत ज़रूरी था, तो उनका कार्य छूट गया है। तो इस लिहाज से भी बेरोजगारी तो एक समस्या है ही, कि भुखमरी में कि आदमी के पास रोज़गार नहीं रहेगा, तो अच्छे हम कैसे कह सकते हैं कि इतनी महंगाई में वो अपना सही से पोषण कर पाएगा, सही चीज़ दूध ले पाएगा, कर पाएगा। ये सब सभी प्रोटीन मिनरल्स उसको लेना समय, जो भाई 300 रुपये 350 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, उसे में उसका पहनना, रहना सहना और बाकी उसका खाना पीना और आना जाना, हर चीज़ जब उसमें पूरा उनका पूरा वातावरण रहन सहन पूरा उसी में सम्मिलित है, तो कहाँ से व्यक्ति इस प्रकार से कर पाएगा। तो सबसे बड़ी इसलिए हमें लगता है कि बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी गरीबी दोनों बहुत बढ़िया तालमेल रखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी जब ज़्यादा रहेगी गरीबी भी उतनी ज़्यादा ही रहेगी। और बाकी है जलवायु परिवर्तन। किसानों की समस्या, रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भूक्षरण और सूखा पड़ने की पृथ्वी की 3/4 भाग क्षेत्र को गुणवत्ता कम हो गई है, मतलब पृथ्वी की जो 3/4 क्षेत्र हैं उसकी गुणवत्ता कम हो गई है, और जिससे कृषि उपज को नुकसान हो रहा है और होगा। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक वैश्विक अनाज उत्पादन में काफ़ी कमी आ सकती है, जिससे हम लोग बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ेगा अनाज की दिक्कत में। और एक सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या वृद्धि, जो भारत में सबसे अहम रोल अदा करता है। अभी तो प्रथम स्थान पर चीन चल रहा है, दूसरे स्थान पर भारत है। भारत में 135 करोड़ की आबादी है, जबकि चाइना में 141 करोड़ की जनसंख्या है, उसको पार कर गई है। लेकिन भारत में देखा जाए तो अगर इसकी अमेरिका से तुलना की जाए तो अमेरिका में
35 करोड़ हैं लोग, जो इसका करीब चौथाई से भी कम है। और वहीं पे देखा जाए तो इसकी वहाँ की बल्कि अमेरिका की जो क्षेत्रफल है, यहाँ के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा है और जनसंख्या यहाँ से 4 गुना कम है। और हमारे के यहाँ जो जनसंख्या बहुत जगह स्किल्ड जैसे चाइना वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड मतलब उनको स्किल कर दिया जाता है किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहें उस क्षेत्र में स्किल्ड पहले से कर दिया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे सभी, और हमारे यहाँ अभी आपको हमने बताया ही कि ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी की क्या है, तो फिर बाकी सबकी तो दिक्कत ही हो सकती है ना। बाकी जब ऐसा हो जाएगा तो खाद्य सुरक्षा की बहुत बड़ी कमी आ जाएगी भारत में। और सबसे ज़्यादा है कि सरकार जो अपनी नीतियाँ लागू करती हैं, किन नीतियों का संचालन कैसे हो रहा है, क्योंकि सभी ज़्यादातर योजनाएं सरकार द्वारा लागू होती हैं, संचालित होती हैं। तो इसमें भी बहुत तरीके से हम अपने अनुभव से, अपने लिहाज से आपको बताते हैं कि जैसे गांव में प्रधान है, प्रधान से लेकर कोटेदार तक, जो जैसे अनाज का वितरण, हम भुखमरी पे बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा होता है कि जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है। तो इसमें है कि सरकार ने बनाए हैं कि इनको खाद्य वितरण किया जाएगा राशन कार्ड के हिसाब से, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनको खाद्य वितरण किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर है वो भी अपना मिलजुल करके बनवा लेते हैं, राशन कार्ड में नाम बढ़वा लेते हैं या गरीबी नीचे बनवा लेते हैं। और जो लोग इसके सही से पात्र हैं उनको नहीं मिल पाता है, और अगर पात्र भी हैं तो कोटेदार की चोरी, जैसे कोटेदार ने बेच लिया कुछ और कह रहे हैं कि अभी नहीं अगली बार मिलेगा, और बहुत लोगों के नाम ही नहीं हैं। तो बहुत सारे योजनाएं आवास वगैरह की निकल रही हैं, उसमें भी उनका नाम नहीं है। इसलिए संचालन में बहुत तरीके की कमी आ जाती है। जैसे अब आपको एक उदाहरण बता दें, समाज एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा एक आता है कि शिशु एवं महिला पोषण के लिए पंजीरी आती है, तो उसको हमने देखा है कि कई जगह पर गायों को, पशुओं को खिलाया जाता है। मतलब जो चीज़ गुणवत्ता युक्त है सरकार वहाँ पे वितरित करने के लिए दे रही है, वो 150 से 200 रुपये बोरी बेच दी जाती है, बल्कि उसकी कीमत अगर खरीदी जाए तो बहुत महंगी रहती है। लेकिन सरकार ये अपना, जान लीजिए, जो उसके पास है बजट, उसमें से इसको समाज कल्याण के लिए देती है। ये भी इस तरह से अपना फ़ायदा देखते हुए उसे बेच दिया जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जैसे राशन कार्ड वगैरह है जिनके आधार पे दिया जाता है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, तो इन सबको ना कैंप लगाकर जितने लोग हैं जैसे हैं, अब एक ज़िले में जिलाधिकारी होता है या उसके नीचे जो और व्यक्ति होते हैं प्रशासन में, तो उनको देखना चाहिए कि क्या कमी है, कहाँ क्या दिक्कत है, और कार्य हो भी रहा है, उनको कैंप लगा के सब कार्य करा देने चाहिए, जिससे बहुत दिक्कत ना आए इन सब क्षेत्रों में, हमारा मानना है। बाकी तो गरीबी हुई, बेरोजगारी हुई, जलवायु परिवर्तन हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुई, और भी ऐसे बहुत भुखमरी के कारण हैं जिन पे हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अब मुख्य चीज़ें जो हैं हमने आपको बताई कि क्या कारण है, कि सागर भाई ने पूछा तो उस पर हमने बताया। बाकी धन्यवाद। जैसा कि आपने जाना कि भारत में भूख की समस्या बहुत बड़ी है। जैसे 2017 और 2019 के बीच के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो करीब 19 करोड़ भारत में भूखे रहते हैं। लेकिन क्या इनके लिए उपाय नहीं किया जा सकता है? क्या हमारे यहाँ इतने ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो पाता है? अगर ये बहाना दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ उत्पादन नहीं हो पाता है, तो ये बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन इतनी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है कि 19 करोड़ जो भूखे हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं, उनका पेट तो भरा ही जा सकता है। यानी पूरे भारत की थाली में खाद्यान्न पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे छोटे छोटे देश, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इनको सबको भी भारत आराम से खिला पिला सकता है। यानी भारत के पास खाद्यान्न की कमी नहीं है। 1965 के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, उस समय सूखा पड़ा था, बहुत सारे प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, तो उस समय खाद्यान्न सुरक्षा नहीं थी। हमने पाकिस्तान से, अमेरिका से गेहूं का आयात किया था,
उस समय की समस्या कुछ और थी, लेकिन 1965 से 75 के बीच में, 1970 में क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति आई थी, दुग्ध क्रांति आई थी। 1965 से 75 के बीच में 2 फेजेज़ में हरित क्रांति आई थी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ सब गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में बढ़ गया। अभी उत्पादन इतनी चरम स्थिति में है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, साथ में अन्य देशों को निर्यात भी कर सकते हैं, जैसा कि भारत ने किया भी लॉकडाउन के समय में, कोरोना काल में अफगानिस्तान, कुछ अन्य देशों को भारत ने अनाज भेजा भी। और पिछले दिनों जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कृषि मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय से बातचीत किया था और कहा कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जिनका भंडारण नहीं किया जा पा रहा है, तो कुछ ऐसे देशों का तलाश कीजिए जहाँ पर वो गरीब हैं, उनके पास भोजन नहीं है, तो हम उनको मानवता के आधार पर भोजन दे दें, खाद्यान्न दे दें। तो भारत की स्थिति ये है कि वो मानवता के आधार पर किसी दूसरे देश के गरीबों के थाली तक खाद्यान्न पहुंचा सकता है। 2018-19 या 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो करीब 29.2 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था भारत में। और 2020-21 में, चूँकि मानसून जो है 2020-21 का बहुत टाइम पर आ गया, भगवान की कृपा है, तो इसमें जो लक्ष्य बनाया गया है वो करीब 63.5 लाख टन और ज़्यादा अतिरिक्त, यानी करीब करीब 2% उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाकर लक्ष्य 29.83 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन तक लाया गया है। यानी इतनी भारी मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होगा तो देश में भोजन की कमी तो नहीं ही होगी। और भोजन की कमी की वजह से, भूखमरी की वजह से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो महिलाओं के ऊपर पड़ता है। जैसे कि एनीमिया के केसेस भारत में हर साल करोड़ों मतलब कि 1 करोड़ केसेस आते हैं, जिसमें अधिकांश मात्रा में मातृ मृत्यु दर के कारण जो होता है, बाल मृत्यु दर की जो मेन कारण है वो भूखमरी है। और भूखमरी के वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब कि खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, या मोटी मोटा कहें रक्ताल्पता, यानी रक्त की अल्पता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसके कारण से बहुत सारे बच्चों की बाल मृत्यु दर हो जाती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, खाद्य सुरक्षा है, लेकिन उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। भूखमरी की वजह से एक तरफ अल्प पोषण होता है, कुपोषण होता है, नाटापन हो जाता है, बाल मृत्यु दर बढ़ जाती है, मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये सारी कठिन समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके बारे में शुभम पांडे जी विस्तार से बताएंगे। अब हम जानेंगे कि भूखमरी से होने वाली कौन सी समस्याएं हैं। तो जिनमें से सबसे पहला और मुख्य समस्या आती है कुपोषण। कुपोषण ऐसी अवस्था है जिसमें शिशु को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं सूक्ष्म मात्रा में खनिज तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है कि बच्चों को सही रूप से, पर्याप्त रूप से जो उन्हें चाहिए उनके शरीर की वृद्धि के लिए पोषक तत्व तो उनको सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। कुपोषण के सबसे ज़्यादा मामले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार बिहार में 48.3%, उत्तर प्रदेश में 46.3%, झारखंड में 45.3% और मेघालय में 43.8% और मध्य प्रदेश में 42% कुपोषित बच्चे हैं। भारत में कुल फीसदी अगर टोटल ओवरऑल निकाला जाए तो 35.7% है। और आंकड़ों के अनुसार भारत की तकरीबन 1/3 जनसंख्या कुपोषण का सामना कर रही है और इसका हमारी जीडीपी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जिससे हमारी जीडीपी का 5 से 10% माना जाता है कि अगर इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा भूखमरी कुपोषण बढ़ जाता है तो 5 से 10% जीडीपी का हानि होती है। और दूसरा सबसे मुख्य समस्या है भूखमरी का, वो है भूखमरी का कि अल्प पोषण जो होता है, स्वस्थ शरीर के लिए अपेक्षित, जिसका मतलब होता है स्वस्थ शरीर के लिए अपेक्षित पोषण तत्वों की कमी। मतलब कि आपकी शरीर को जितना चाहिए, आपके शरीर जितना डिजर्व करती है पोषक तत्वों को, आपके शरीर को उतना पोषक तत्व ना मिल पाना, आपके पास पोषक तत्वों का या खाद्यान्न का अभाव होने के कारण वो
आपके शरीर को नहीं मिल पा रहा है, जो आपके शरीर को पोषण तत्व चाहिए। अब ये नहीं कि अब हमें ये भी देखना चाहिए किन फूड्स में बढ़िया पोषक तत्व हैं, किन फूड्स में नहीं हैं। कि अगर ये नहीं कि आप कोई फूड लेने इसमें सोचें किसी में पोषक तत्व होते हैं बढ़िया, किसी में नहीं होते हैं, तो उसकी गुणवत्ता को देखकर और उस हिसाब से पोषक तत्वों को किया जाना चाहिए। उसके बाद है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का अब आप समझें तो चाइल्ड वेस्टिंग मतलब 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जिनका वज़न उनकी लंबाई के अनुपात में काफ़ी कम हो, कि उनकी जितनी लंबाई हो उसके अनुपात में उनका वज़न काफ़ी कम हो। और ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स जो है, जो सूची है 2018 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जैसे 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं इस इंडेक्स के द्वारा जाना गया है, उसमें से 5 में से एक बच्चा अल्प पोषित है। कम से कम 5 में से कम एक बच्चा अल्प पोषित है। और तीसरा सबसे मुख्य जो समस्याएं हैं वो चाइल्ड स्टंटिंग, जिनकी इसमें होता है कि जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं जिनकी लंबाई उम्र की तुलना में कम हो, मतलब इसको कुल मिला के बौनापन या नाटापन भी कहा जा सकता है, कि उनकी लंबाई क्या कहते हैं उम्र ज़्यादा है और लंबाई बहुत कम है। तो ये भी एक क्या कहते हैं इसके जो समस्याओं में से है। और एक है, जैसे हम जान सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर सभी के लिए खाद्य उत्पादन पर्याप्त होने के बावजूद भी लगभग 815 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अल्प पोषित हैं। और कुपोषण और पोषित से ऐसा होता है बीमारियां जैसे रतौंधी, अंधापन इसी कारण होते हैं। और महिलाओं को अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जो महिलाओं को जैसे अब वो गर्भवती हैं तो उनको अधिक पोषक तत्वों की हो, जिससे उनका बच्चा कुपोषित न हो और उनकी बाद में स्वास्थ्य गड़बड़ न हो और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो, और उनके शरीर पे या कमजोरी होने के कारण उनके दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो, मृत्यु की संभावनाएं कम हो। क्योंकि मात्र मृत्यु दर ऐसा देखा जाता है कुपोषण और अल्प पोषण में, चाइल्ड वेस्टिंग, कुपोषण अल्प पोषण में ऐसा देखा जाता है कि जब आदमी को सही भोजन नहीं मिलेगा, सही मात्रा में उसको प्रोटीन, मिनरल्स ये सब नहीं मिलेंगे, तो मतलब उसको मिला के अल्प पोषित भोजन मिलेगा, तो यही दिक्कत आएगी कि उनको एक तो महामारी होती है, उन सभी से दिक्कतें आती हैं। ऊपर से जब उनको इसके कारण अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता है, ऊपर से जब उनको भी नहीं मिल पा रहा है और वो क्या कहते हैं, तो आने वाले बच्चे पर, उन पर, दोनों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जिस हिसाब से हमारा समाज इस पर कोशिश कर रहा है, अच्छा है, सरकारें भी इस पर नहीं नीति ला रही, लेकिन उसको सही ढंग से क्रियान्वयन करके इन सभी चीज़ों पे एक नए दृष्टिकोण के हिसाब से सोचना चाहिए। तो भारत में खाद्यान्न की तो कमी नहीं है। कृषि मंत्रालय ने बाकायदे टारगेट बनाया है कि 2020-21 का टारगेट है 30 करोड़ टन से ज़्यादा खाद्यान्न की उत्पादन करना। खाद्यान्न मतलब जो दालें हो गई, मोटे अनाज हो गए, गेहूं हो गया, चावल, इसको संयुक्त रूप से खाद्यान्न फसल कहते हैं। लेकिन भारत में जो खाने हैं उसके बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है, जो भूखमरी का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो एक वैश्विक शोध संगठन है, उसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मतलब WRI एक शोध संगठन है जो विश्व भर के करीब 60 देशों में शोध करती है। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका में इसका मुख्यालय भी है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय भी है। तो अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया, इंडोनेशिया जैसे 60 देशों में शोध करती हैं। तो उसके 2019 के शोध पत्र में प्रकाशित हुआ था कि विश्व भर में जितना फसल का उत्पादन होता है उसका करीब करीब 1/3 फसल की बर्बादी हो जाती है। और जो 1/3 फसल की बर्बादी होती है उसका जो अगर हम मौद्रिक मूल्य उसका निकालेंगे तो $940 बिलियन का मौद्रिक मूल्य निकल कर आएगा। यहाँ पर अगर इतनी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कोई एक देश दूसरे देश में करता है तो उसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध बड़े अच्छे हो जाते हैं। जैसे चाइना है, वो ईरान में करीब $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात किए हैं। तो ईरान ने भारत से किनारा करते हुए चाबहार या ईरान के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन के हाथ में दे दिया है। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी व्लादिवोस्टोक जो कि
रूस की एक सुदूर पूर्व की प्रांत है उसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, तो भारत और रूस के बीच में संबंध अच्छे हो गए। यानी कुछ बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट से दो देशों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हो जाते हैं। और यहाँ वैश्विक स्तर पर जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसके 1/3 का नुकसान हो जाता है, जिसका मौद्रिक मूल्य $940 बिलियन है। तो इतने ज़्यादा मात्रा में हम इसका नुकसान करते हैं, इससे न सिर्फ हमारे अर्थव्यवस्था यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि इस पर्यावरण पर भी नुकसान पड़ता है। क्योंकि जब बहुत सारे खाने जो है वो जब सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसमें मीथेन अधिक मात्रा में निकलती है। तो मीथेन की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो पर्यावरण पर या क्लाइमेट चेंज पर या वैश्विक ऊष्मन पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे खाद्यान्न की बर्बादी दो स्तरों पे देख सकते हैं। जो निम्न स्तरीय देश हैं, जैसे कि हम भारत को इसमें एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो यहाँ पर खाद्यान्न की बर्बादी खेत के स्तर पर अधिक मात्रा में होती है। यानी कि फसल की कटाई हो गई है तो खेत में बहुत सारे दाने छींट जाते हैं, इसके कारण से फसल का नुकसान हो जाता है। उसके बाद हम पराली को जला देते हैं, इसके कारण से भी नुकसान होता है। लेकिन जो उच्च आय वाले देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया या और देश हो गए जो उच्च आय वाले हैं, वहाँ पर खाद्यान्न की जो बर्बादी होती है वो प्लेट के स्तर पर होती है। यानी खाद्यान्न का उत्पादन हो गया, उनके प्लेट तक परोस करके आ गया, उसके बाद ख़राब हो गया। तो निम्न आय स्तर वाले देश में खेत के स्तर पर और उच्च आय स्तर वाले देश में प्लेट के स्तर पर खाने की बर्बादी होती है। और कृषि मंत्रालय के ही एक आंकड़ा है, उसमें बताया गया कि भारत में जितना खाद्यान्न की बर्बादी होती है उसका मौद्रिक मूल्य देखें तो 50,000 करोड़ के बराबर है। 50,000 करोड़ रुपए के बराबर का मौद्रिक मूल्य है। तो इतनी भारी मात्रा में जब हम खाद्यान्न को बर्बाद कर देते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भारत की भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। और जो 19 करोड़ भूखे हैं भारत में, जो भूखमरी के शिकार हैं, उनके पेट तक अनाज नहीं पहुंच पाता है। और भारत में खाने की बर्बादी इतनी अधिक मात्रा में है कि जितना यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन आ जाता है, एक दो स्कॉटलैंड आ जाता है, कुछ और वेल्स आ जाता है, इन सबको मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो ये पूरे यूनाइटेड किंगडम में जितना भोजन उन लोग को चाहिए उस भोजन के बराबर तक भारत में तो बर्बाद हो जाता है खेत के स्तर पर। तो इससे 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, साथ में बहुत सारे लोगों तक प्लेट तक खाना नहीं पहुंच पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में शुभम पांडे जी और विस्तार से आपको बताएंगे। जानते हैं कि हमारे देश में जो खाद्यान्न है वो किस प्रकार से बर्बाद हो रहा है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं और ये जानते हैं कि उसका भुखमरी में कितना बड़ा योगदान है, कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आइए उस पर थोड़ी चर्चा विचार विमर्श करते हैं। खाद्यान्न बर्बादी जैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ पहला तो उसका माध्यम है कि हम जब खाद्यान्न खेतों से उपज हो जाता है तो किसान उसको ले जाकर सुरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में जमा करता है। तो हमारे यहाँ भारत में कोल्ड स्टोरेज में अपर्याप्त उपलब्धता के कारण कि उसमें कहीं खुली जगह है तो कहीं शीत बराबर नहीं पहुँच पा रहे, इन सब चीज़ों से क्या कहते हैं, भारत में कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का लगभग 7% खाद्य उत्पादन का और फल और सब्जियों का लगभग 30% क्या कहते हैं बर्बाद हो जाता है प्रत्येक वर्ष। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2023 तक वो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है, और जब ये उन्होंने लक्ष्य रखा है तो इसको कैसे किया जाएगा, जब क्या कहते हैं शीतगृहों को सबसे अधिक से अधिक बनवाया जाए, तभी नहीं तो जब वो कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर जमाव कराए और फिर बाद में पता चला कि कोई मंदी आ गई और उस जो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में जमा कराया फल सब्जियां उसका 30% तो वैसे ही वेस्ट हो गया, ठीक है। और जो है अब उसमें पता चल रहा है कि मंदी आ गई तो वो परिवहन खर्च और कोल्ड स्टोरेज का खर्च उससे ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए उसको किसान रोड पर सड़क पर फेंक कर विरोध प्रदर्शन करते हैं, जैसा हमने अक्सर कई बार देखा है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज को बढ़िया सुविधा देकर और अधिक मात्रा में बनाए जाने की आवश्यकता है। बर्बाद किए जाने वाला खाद्यान्न इतना होता है कि उसमें 2 अरब लोगों की भोजन करने की ज़रूरत पूरी होती है। कि अगर भारत में जो है 69 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, मतलब उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, तो अगर उनको भरपेट तो और बर्बाद कितना हो रहा है, बर्बाद हो रहा है 2000 करोड़ लोग जितना भोजन कर पाएँ उतना बर्बाद हो रहा है।
तो देखा जाए तो अगर क्या कहते हैं हम अपना संयमित रूप से इसको चलाएं कि थोड़ा सा वेस्टेज ना हो, तो अगर ऐसा हो ना कभी हम चाहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमारी जो भूखे लोग हैं इनकी संख्या 3 गुनी भी बढ़ जाए तब भी वो आराम से हम लोग उनके खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि खाद्यान्न बर्बादी हो। और भारत में जिस तरह से अब संपन्नता बढ़ रही है लोगों की, संपन्नता लोगों को खाना के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। खर्चा करने की क्षमता के साथ ही भोजन फेंकने की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनकी। आज भी देश में विवाह स्थलों के पास अगर आप जाके देखें, उनका जो कूड़ा घर होता है, डस्टबिन होता है, उसमें 40% से ज़्यादा भोजन फेंका हुआ मिलता है। मतलब जितना भोजन वो एस्टिमेट बनाते हैं उतना बनाते हैं और उसके लिए तैयार करते हैं, जितना तैयार करते हैं उसका 40% उन आपको वहाँ पे जहाँ कचरा उनका डस्टबिन होता है वहाँ ढेर में, कूड़े में मिल जाएगा। और बर्बादी को, और क्या कहते हैं, अफ्रीका में सर्वाधिक भोजन बर्बादी होती है पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा फैक्ट है कि अफ्रीका में भोजन बर्बादी होती है। जितना 4 करोड़ के लोग भोजन कर लेंगे उतना 4 करोड़ लोगों के भोजन करने योग्य क्या कहते हैं वहाँ पर बर्बाद होता है। जबकि पूरे विश्व में हमने बताया कि आपको 2000 करोड़ लोगों के भोजन करने के लिए होता है, बर्बाद होता है। 2000 करोड़ लोग जितना भोजन कर पाए उतना बर्बाद होता है। और भारत का देखा जाए तो अगर भारत में जितने लोग हैं उसको 3 गुना बढ़ा दिया जाए तब भी अगर बचाया जाए भोजन तो उतने लोग कर सकते हैं। तो मतलब इस हिसाब से देखा जाना चाहिए कि भोजन की बर्बादी कम से कम करें। और हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी जो भारत की मिट्टी है, यहाँ की सांस्कृतिक की बात ही अलग है यहाँ की संस्कृति की। तो यहाँ पे तो एक अन्न को भगवान की उपमा दी जाती है, अन्न देव कहा जाता है। यहाँ पे भोजन का अपमान नहीं किया जाता, पैर के पास भोजन नहीं रखा जाता। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मना करके नहीं जा सकता कि भोजन का अपमान हो, कि आप कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा खा लीजिए, बिना कुछ खाए नहीं होना चाहिए, भोजन का अपमान हो, इस तरह की बहुत चीज़ें हैं। तो भारत में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास आर्थिक संपन्नता है तो हम इसको फेंक सकते हैं, हमारे पास और आ सकता है। तो मतलब उनको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। क्योंकि 2019-20 के आंकड़े के साथ भारत में 69 करोड़ लोग भूखे हैं, इसको हम सब जान ही चुके हैं। और जैसे होता है कि अब इसमें देखा जाए कि खाद्यान्न जो है इससे पर्यावरण पे क्या असर पड़ता है, तो खाद्यान्न बर्बादी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके कम से कम 8% जो अपशिष्ट होते हैं, भोजन के अपशिष्ट जो सड़ने के बाद वेस्ट हो जाते हैं भोजन, उसका 8% जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में सहायक होता है। और क्या कहते हैं, कुल तैयार खाद्यान्न जितना होता है पूरे विश्व में, कुल खाद्यान्न तैयार भोजन का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है। मतलब जो कि नहीं होना चाहिए। और ये बहुत मतलब दुख होता है जानकर कि इतना बर्बाद हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि खाद्यान्न बर्बादी जो है वो हमारे जो मजदूर किसान लोग हैं उनकी एक तरह से मतलब होते हैं कि उन्होंने परिश्रम किया, हमारी मिट्टी में उपजाया और वो एक तरह से भरण पोषण के काम आती है। और इन्हें लोग भूखे हैं, तो इस हिसाब से एक नई चेतना के साथ विकास करना चाहिए कि इस तरह से कार्य ना हो समाज में, तो बहुत एक अच्छा कार्य समाज में हो सकता है। और सरकार को भी इसके बारे में नई नई नीतियाँ लानी चाहिए। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार भी अगर देखा जाए तो खाद्यान्न को यानी कि अन्न को अन्न देवता की संज्ञा दी जाती है। न सिर्फ हिंदुओं में बल्कि मुसलमानों में भी अन्न का बड़ा सम्मान किया जाता है। उसको बर्बादी करना या उसको फेंकना उनकी फितरत में नहीं होता है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस बात पे एक पक्ष हैं, एक मत है कि हमें अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहिए। अभी अन्न की बर्बादी से बहुत सारे अनैतिक बातें भी हैं ये, अगर अन्न को हम बर्बाद करते हैं, क्योंकि इससे करोड़ों महिलाएं हैं जो कुपोषण के शिकार हैं, करोड़ों महिलाएं हैं जो स्तनपान कराती हैं, तो उनके शरीर में दूध ना बन पाना, कहीं ना कहीं उनको सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पाने, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हो सकता है। यानी किसी बच्चे के पेट तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके पीछे हम जब अन्न को बर्बाद करते हैं तो वो बहुत प्रमुख कारण हो सकता है। करोड़ों बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, स्टंटिंग के शिकार हैं, अल्प पोषण के शिकार हैं, भूख के मारे मर रहे हैं,
दो लाख 3 लाख व्यक्ति हर साल भारत में मरते हैं भूख के कारण। तो अगर हम अन्न की बर्बादी करते हैं तो यह बहुत ही बड़ा अनैतिक है और हम अप्रत्यक्ष रूप से किसी की जान समझ लीजिए ले रहे हैं। हम जब भोजन की बर्बादी करते हैं, जब वो सड़ गल जाता है तो उसके कारण से पर्यावरण पर क्षति पहुंचती है, तो हम पर्यावरणीय नैतिकता कोई प्रकार से भूल जाते हैं उसमें। ऐसे ही जब हम खाद्यान्न का दुरुपयोग करते हैं तो खेतों में जो एक किसान है जो मेहनत करके अनाज का उत्पादन करता है, बहुत सारे जल संसाधन का उसमें दोहन करता है और अपनी खुद मेहनत करता है, मशक्क़त करता है इसके बाद अगर उस अन्न को फेंका जा रहा है, जैसे मैरिज पार्टीज़ वगैरह में होता है कि 40% खाने ऐसे होते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। प्लेट में आता है खाना तो हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। नए कल्चर में देखा जाए तो लोग भोजन करते हैं तो उसके साथ में सामने एलईडी या एलसीडी जो टीवी होता है उस पे नज़र गड़ी रहती है। यानी खाने पीने का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं भोजन के सम्मान, जो अन्य देवता वाला कॉन्सेप्ट है, उसको भूल करके हम उसको खाली एक कह सकते हैं कि सहयोगी के रूप में लेते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे पेट भरने के लिए है। लेकिन हम जैसा खाना खाते हैं, जिस तरीके से खाना खाते हैं, वैसे ही हमारा अंतर्मन भी बनता है। एक कहावत भी है ऐसे करके कि जैसा अन्न वैसा मन करके कहावत भी है। तो हम भोजन को जिस नज़रिए से देखेंगे, जिस नज़रिए से उसको ग्रहण करेंगे, जितना उसको सम्मान देंगे उतना ही वो हमें भी सम्मान देगा। इससे संबंधित एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं प्रयागराज से गाज़ियाबाद आ रहा था। रास्ते में ट्रेन रुकी थी। एक महिला थी, वो बिहार से आ रही थी। उसके 2-3 बच्चे थे, एक छोटा सा बच्चा था। ट्रेन में वो सभी को इधर उधर देखा कि कोई उस बच्चे को देख तो नहीं रहा है। दरअसल बात ये थी कि पूरी जो थी, पूरी उसका छोटा सा टुकड़ा, उस छोटे से टुकड़े का जो डायमीटर है, एक 5 के सिक्के के जितना गोला होता है उतना बड़ा छोटा सा टुकड़ा था रोटी का, वो नीचे गिरा हुआ था। जो पीवीसी का फ्लोरिंग होता है रेल में, उस पर गिरा हुआ था। एक तरफ से मिट्टी भी उस पर लगी हुई थी। लेकिन वो चुपके से चारों तरफ देख करके, मैं उसको देख रहा था लेकिन मैं इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था कि मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। तो सब जगह वो नज़र दौड़ाने के बाद उस टुकड़े को धीरे से उठा करके अपने मुंह में डाल लिया। वो चीज़ देखने के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा कि एक बच्चा एक छोटे से टुकड़े को ऐसे उठा करके, चुपके से उठा करके मुंह में डाल रहा है। तो उसके माता पिता, उसके घर में खाने पीने की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हम लोग के पास बना बनाया फ्री फंड में खाना मिल जाता है तो हम उसको बर्बाद कर देते हैं। गाज़ियाबाद में बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, भोजन उनको सही प्रकार से बिल्कुल नहीं मिल पाता है। गंदी बस्ती में रहते हैं, उनके लिए ऐसा भोजन जैसे हम लोग को सुगम तरीके से मिल जाता है, अगर उनको मिल जाए तो समझ लीजिए उनके लिए जन्नत नसीब हो गया है। लेकिन हम जो उनके लिए जन्नत है उसको हम जहन्नुम की तरह प्रिटेंड करते हैं, उसको वो महत्ता नहीं देते हैं। ऐसे एक हरिओम पवार बहुत बड़े कवि हैं, उनका एक मैं सुना था लखनऊ में, वो बोल रहे थे अपनी कविता। उसमें उन्होंने बताया कि वो किसी रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे उतरे, कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े होकर के कुछ काम कर रहे थे। तो एक आदमी से हरिओम पवार ने पूछा कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आप पहले चाय पीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो हरिओम पवार साहब ने चाय पिया, चाय का कुल्हड़ नीचे फेंक दिया। तो कुल्हड़ में जो थोड़ी बहुत चाय लगी हुई थी, वो बच्चे दौड़ करके आए, उस चाय को चाटने लगे। यानी कि उनकी खाने पीने की क्या स्थिति है, इस कहानी से पता चलता है। गाज़ियाबाद में ही एक जगह है, कूड़े का ढेर लगता है, एक हनुमान पार्क नाम का एक पार्क है, उसके बगल में कूड़े का ढेर लगता है। अपनी आँखों से, अपनी नंगी आँखों से मैंने एक बार देखा था कि एक बड़े से लोहे का डस्टबिन टाइप का था, उसमें से बच्चे घुस घुस करके सड़े सड़े खाने को निकाल, सड़ा खाना था, झूठ नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, अपनी आँखों से मैं देखा था कि वो सड़े खाने को निकाल निकाल करके उसमें से छांट रहे थे कि कोई बढ़िया खाना उसको मिल जाए खाने के लिए। यानी कुत्ता भी अगर उसमें मुंह डालेगा तो वो सूंघ करके वो कुत्ता भी भाग जाएगा। लेकिन मनुष्य, बच्चे इतनी घटिया स्थिति में रह रहे हैं कि वो लोग कुत्ते से भी बेकार हो गए हैं कि जहाँ पे कुत्ता मुंह न मारे वहाँ पे वो खाना बटोर बटोर के ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे शासन प्रशासन को लगता है कि लाखों लोग हर साल कैसे
काल के गाल में समा जाते हैं कि उनकी थाली तक रोटी नहीं पहुंच पाती है। झारखंड में एक केस आया था, वहाँ पे एक परिवार, आदिवासी परिवार था, उसकी उसकी मृत्यु हो गई खाने की वजह से। महाराष्ट्र में एक केस आया था, वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई खाने की वजह से, उसको खाना नहीं मिला। तो सभी लोग से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि खाने का बहुत ज़्यादा सम्मान करें। हमें अगर खाना मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी हमारी नसीब है। समझ लीजिए, अन्न देवता हमें मिल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नसीब है। तो उसका सभी लोगों को आदरपूर्वक उसका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें दिखें तो उसके साथ थोड़ी संवेदनशीलता भी लाना ज़रूरी है कि उसको हम मतलब ऐसा ना उसके साथ बिहेव करें कि उसका अपमान कर दें, बल्कि ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे शासन प्रशासन हमारे देश की एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको हम लोग को अलग करना होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसके बारे में विचार करें और भूखमरी से संबंधित क्या उपाय हो सकते हैं, इससे संबंधित शुभम पांडे जी ने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं आगे की क्लिपिंग में। आइए हम बात करते हैं भूखमरी के निदान क्या हैं, इससे हम किस किस प्रकार से लड़ाई कर सकते हैं, इसके निदान क्या हैं, किस प्रकार से इससे जूझने में हमें सहायता मिलेगी। तो जैसे इतना है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हमारे शीतगृह होते हैं, कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, उनमें प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं उनको आकर्षित कैसे करना चाहिए, जिससे कोल्ड स्टोर की संख्या बढ़ सके हमारे देश में, जो अभी बहुत कम है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन के अनुसार यदि विकासशील देशों के पास विकसित देशों के समान ही शीतगृहों की उपलब्धता हो तो वे अपने खाद्य आपूर्ति का 14% या लगभग 200 मिलियन टन भोजन को बर्बाद होने से बचा सकेंगे। इसके लिए नई नीतियों द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं उनको अपने देश में लाना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। नई नई नीतियों द्वारा शीत श्रृंखला में वृद्धि के साथ साथ अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न का परिवहन आसानी से किया जा सकेगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है यदि, तो जैसे इनका आसानी से आमदन से आवागमन हो जाएगा। और दूसरा जो मेन चीज़ है इसके निदान में, खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली द्वारा सभी गरीबों तक कैसे पहुंचाया जाए। कि हमने बताया कि जैसे सरकार की नीतियां हों कि कोटेदार जो हैं सही से कौन पात्र है, कौन को इसके लिए पात्र नहीं है, सही लोगों को सरकार का जो फंड है उसके द्वारा जो समाज कल्याण विकास मंत्रालय द्वारा जो गरीबों के लिए बांटा जा रहा है रसद सामग्री, तो सही लोगों के हाथों में जाए और सही लोग उसका लाभ उठा पाएँ तो समाज का अत्यधिक कल्याण उसमें निहित होगा। भूख से मरने वालों लोगों की और भूखे लोगों की संख्या उसमें कम होगी। इस हिसाब से थोड़ी सी वेदना जो है इस संसार में हमारे संस्कृति में फैली हुई है, जिसे देखकर कभी कभी हमने देखा इधर प्रयागराज के गंगा घाटों पर और दिल्ली जैसे महानगरों में भी, तो थोड़ा सा दुख होता है सब देखकर कि एक तरफ तो सरकार हमारा समाज इस तरह से उत्थान कर रहा है, दूसरी तरफ इन लोगों को खाने के लिए भी नहीं है। तो इस प्रकार से देखकर थोड़ा सा उस समय सोच में हम लोग रहते हैं। तो जैसे और तीसरा सबसे में जो मेन फैक्टर है, मैंने पहले बताया है कि भोजन की बर्बादी रोका जाए और जागरूकता फैलाई जाए कि भोजन किस प्रकार से लोगों को तक नहीं पहुंच पा रहा है, किस प्रकार से हमारी संस्कृति में इसका योगदान है। हमारी संस्कृति में इसको अन्न देव कहा जाता है, भगवान की तुलना की जाती है इससे। तो इसका बर्बादी कम किया जाए और शादियों उदियों में उतना दिया जाए, उसका सही से व्यवस्था की जाए, देखभाल की जाए कि वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, और साइंटिफिक तरीके से खेती की जाए। जैसे अब आप साइंटिफिक तरीके से मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक और दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उसमें वो मिनरल्स विटामिन नहीं रह जा पा रहे हैं जो आपको चाहिए, तो इससे भी पोषक तत्वों में कमी कहीं कहीं आती है। तो इस हिसाब को भी देखना चाहिए साइंटिफिकली, और पूरी तरफ से दवाइयों पे न निर्भर होकर देसी खादों और जैविक खादों के उपयोग से भी थोड़ा सा कृषि के ऊपर अग्रसर हों। और जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ाना देना चाहिए। जैसे आलू ख़राब हो जाती है तो उसके चिप्स बना लेने चाहिए, या जो ख़राब होने वाली चीज़ें हों उनसे क्या क्या नए उद्योगों द्वारा उसमें नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, इस पर भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दिया जा रहा है हमारे समाज में, लेकिन अधिक चीज़ दीजिए तो लोगों की जो चीज़ों की संख्या ख़राब होने वाली ज़्यादा है वो कम होगी, और कोल्ड स्टोर ना होने की वजह से चीज़ें ख़राब कम होंगी कुल मिला के।
और एक बार हमने सुना हमारे वीर रस के हम कविता हमको बड़ी अच्छी लगती हैं, तो हमने हमारे उसमें प्रिय कवि हैं हरिओम पवार, तो वो बताते हैं कि एक बार वो कलकत्ता में गए हुए थे, तो वहाँ पे मेदिनीपुर नामक स्थान पर एक रात में 27 लोग भूख से मरे हुए थे। और क्या कहते हैं, वहाँ पे फिर उनको देखने के लिए कोई नहीं आया। वहाँ की वेश्याओं ने और ठेले पे अनाज लाद कर उनकी मदद की। तब एक दिमाग में उनको पूछा कि एक कार्य उन वेश्याओं का नहीं था, एक कार्य किसी और का था। और क्या कहते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगे, जो है हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़्यादा लोग एक साल में 3 लाख से ज़्यादा भूख से मरने वाले हैं। पिछले 5 साल में 14,000 किसानों ने आत्महत्या की है। दुनिया के 1,000 अमीर में से सिर्फ 26 अमीर भारत के हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो क्या कहते हैं, जो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि किसी और कारण से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों की जो भूखों की जन पीड़ा है, जो लोगों की पीड़ा वो आप तक पहुँचे, आप उसको समझें और कभी भी अपने आसपास वातावरण में ये कार्य ना होने दें। और क्योंकि ये एक झोपड़ी के दर्दों का बयान होता है और एक तरह से आईना होता है भूखमरी का दिखाने के लिए समाज में। शायद आप सोचते हो ये विषय फिजूल है, फिर भी देश का भविष्य मेरा ही वसूल है। और वैसी कुछ पंक्तियाँ हैं हरिओम पवार जी की। और अगर आप सोचते हैं फिर भी आप बेकसूर हैं, क्योंकि आप भूखमरी की त्रासदी से दूर हैं, ऐसी भी कुछ पंक्तियाँ उनकी है। और उन्होंने कहा है कि बेटियाँ, जो हमारे समाज में जो बेटियों को होता है, उनका कहा जाता है कि बेटियाँ जो सरमहया होती हैं जहान की, क्या कहते हैं, जैसे अब लिया जाए तो 76,000 बार बालाएँ सिर्फ मुंबई में कार्य करती हैं, जिन पे रोक लगाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा धंधा है, बंद करा देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा रोजगार है। तो इसलिए कहते हैं बेटियां जो शर्महया होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु बन गई दुकान की। और हमारे क्या कहते हैं, दुनिया में क्या कहते हैं 3 देश ऐसे हैं, इथोपिया, सोमालिया, भारत, जहाँ पे मुर्दों बेचने का अधिकार है। अगर किसी के पास इतनी भूख हो, इतने भूखमरी से वो मर रहे हों कि उनके पास वो मुर्दा बेचकर पैसा आ जाए, तो उनको मुर्दा बेचने का भारत में, इथोपिया में, सोमालिया में, पूरी दुनिया में 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे मुर्दा बेचने का अधिकार है। तब मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में 611 कलेक्टर हैं, जिनके पास एक स्टारवेशन फंड, भूखमरी कोष, और जो क्या कहते हैं सांसद को मिलता है 2 करोड़, MLA को मिलता है 1 करोड़, और तब भी हमारे देश में कोई भूख से मर जाए, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो नेता ऐसे कहते हैं, झूठे वायदे करते हैं, तो उसमें भी इसका समाधान नहीं है कि देखा जाए कि जो वोट के लिए झूठे वायदे कर दिए। तो इसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ हरिओम पवार जी की आपको सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा ध्यान से। झूठ का निदान झूठे वायदों में नहीं है, सिर्फ पूंजीवादों की फ़ायदों में नहीं है। भूख का निदान कर्णधारों से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है, गरीबों की पेट पाल सिंहासन का पहला धर्म है। इस धर्म की पालना में जिस किसी से चूक हो, उनके साथ मुलजिमों के जैसा ही सुलूक हो। भूखमरी से कोई मरे हत्या के समान है, हत्याओं के लिए मृत्युदंड का विधान है। कानूनी किताबों में सुधार होना चाहिए, मौत का किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। भूख के लिए नया कानून मांगता हूँ मैं, भूख के लिए नया कानून मांगता हूँ मैं। समर्थन में आपका जुनून मांगता हूँ मैं। खुदकुशी या मौत का जब भूखमरी आधार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो, उस जिले का जिलाधीश सीधे जिम्मेदार हो। वहाँ का MLA और MP भी गुनहगार है, क्योंकि वह वहाँ का रहनुमा पहरेदार है। चाहे आज किसी अफसर की लोभी भी क्रुद्ध हो, लेकिन हत्या इन्हीं तीनों के विरुद्ध हो, लेकिन हत्या का मुकदमा इन्हीं तीनों को विरुद्ध हो। इसके बाद मैं अपनी बात को यहीं पे बंद करना चाहूँगा। धन्यवाद।